चलो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 110 नरेंद्र अवस्थी फ्रॉम द टॉपिक स्टोइकियोमेट्री. A sample of peanut oil weighing 2 gram is added to a sample of peanut oil weighing 2 gram is added to 25 ml of 0.4 molar KOH after saponification is complete. 8.5 ml of 0.2. ठीक है. तो देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई ये सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है. What is the meaning of saponification? Soap formation, right? तो जैसे इसमें लॉन्ग चेन एसिड होगा और उसके साथ आपने ट्रीटमेंट कराया है NaOH का, और NaOH है कौन है? KOH. इसके जगह पे KOH है और एक्सेस में लिया हुआ है. ये 2 ग्राम लिया था एसिड का और ये एक्सेस में लिया हुआ है 25 ml. नहीं बेटा, इसका 25 ml. क्वेश्चन नंबर 110 है ना. 25 ml लिया है 0.4 मोलर 25 ml. KOH 0.4 molar 25 ml is used. क्या बनाएगा इसका? corresponding salt K प्लस के साथ और वाटर प्रोड्यूस करेगा. नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन जैसे होते हैं वही. और यही हमारा क्या हो गया बेटा? सोप. ये है ना, बोलो. अब इसके बाद क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि after saponification is complete 8.5 ml of 0.28 molar H2SO4 is needed to neutralize excess KOH. बोला यहाँ पे जो KOH लिया था वो एक्चुअल में एक्सेस में था. तो अब ये जो KOH है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो बचा हुआ है रिमेनिंग KOH, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए H2SO4 दे आर यूजिंग. एंड ये 2 KOH H2SO4 कितना यूज कर रहे हैं बेटा? कितना यूज कर रहे हैं? 8.5 ml. 8.5. फटाफट कैलकुलेटर लेके रेडी हो जाओ सब कैलकुलेशन करने के लिए. 0.28 मोलर. अब मेरे को ये बताओ, ये बन जाएगा K2SO4 2H2 आ जाएगा. पहले मेरे को बताओ ये कितना मिलीमोल हुआ? 8.5 इंटू दिस कर लो, कितना आया? कितना आया बताओ? 2.38 आया. तो वहां से आप निकालो कि कितना KOH एक्चुअल में बचा रह गया. निकालो जल्दी. मतलब ये एक्स्ट्रा जो रिमेनिंग था, अगर इसको हटा दो उसमें से, तो कितना यूज हुआ? सॉरी, यूज हुआ रिएक्शन. हो गया भाई? कितना आया बताओ यूज्ड? ये एक मिनट, इसका मिलीमोल कितना आया था? H2SO4 मिलीमोल कितना? 2.38 इंटू 10 के पावर -3 मोल हो जाएगा, या मिलीमोल में आपको मालूम है? अच्छा बता, अगर ये इतना है तो KOH का कितना यहाँ पे एक्सेस बचा था हमारे पास? डबल हो जाएगा इसका वैल्यू. 2 इंटू 2.38 इंटू 10 के पावर -3 मोल. ये हमारे पास अनरिएक्टेड KOH लेफ्ट. यही था ना
पहले वाले में जितना। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH यूज्ड विथ फैट, ये हमारा क्या था, ये फैट ही तो था, फैट ऑयल जो भी बोलो, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। कितना यूज हुआ मोल, तो इसमें पहले मोलारिटी निकाल लो, सॉरी 0.4 इंटू 25 कितना आएगा, 10 आएगा। तो हाँ जी, ये 10 मिली मोल आ गया। तो ये 10 माइनस, मेरी बात सुन रहे हो भाई सब लोग, 2 इंटू 2.38, ये आ गया इंटू 10 के पावर -3 मोल। इज इट करेक्ट और नॉट? बताओ इसका फाइनल वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। अरे यार ये मल्टीप्लाई करके 5 पॉइंट, मैंने बोला कैलकुलेटर यूज करो फटाफट। मोल आ गया बेटा। अच्छा मास ऑफ KOH निकाल लेते हैं, कितना आएगा अभी बताता हूं, क्यों निकालना है वो भी समझाता हूं, पहले निकालो। मास कितना आएगा भाई, पोटेशियम का कितना होता है 39 प्लस OH का कितना होता है 17 इंटू 5.24 इंटू 10 के पावर -3 ग्राम। अच्छा 10 के पावर -3 ग्राम को क्या मिलीग्राम लिख सकता हूं? कितना मिलीग्राम हुआ ये जोड़ के बताओ तो। 39 प्लस 7 कर दोगे तो आ जाएगा 56 आ रहा है। तो 56 इंटू 5.24 मिलीग्राम, बेटा बताओ जल्दी कितना आ रहा है, 293.4 मिलीग्राम आ गया। अच्छा ये फैट का कितना ग्राम लिया था बोलो। तो देखो ये एक जो नंबर है ना, सेपोनिफिकेशन नंबर या सेपोनिफिकेशन वैल्यू, ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड इन मिलीग्राम। अगर आप KOH यूज कर रहे हो तो KOH का, NaOH यूज कर रहे हो तो NaOH का। आपको इसका वेट बताना है विच इज यूज्ड इन मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ द फैट यूज्ड। तो बताओ 2 ग्राम के लिए कितना आ रहा है ये वैल्यू, 293.4 मिलीग्राम। तो 1 ग्राम के लिए कितना आएगा, तो वही उसका वैल्यू हो जाएगा। चेक करो, है ना, नोट करके लिख लेना। व्हाट इज सेपोनिफिकेशन वैल्यू, द नंबर ऑफ milligram of KOH or NaOH used, the number of milligrams of NaOH or KOH used to convert 1 gram of fat or oil into soap. To convert 1 gram of fat or oil into soap. भाई इसके कितने मिलीग्राम चाहिए, इसके 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए, वही सेपोनिफिकेशन नंबर होता है या सेपोनिफिकेशन वैल्यू होता है। सबको याद रहेगा? तो चलो हो गया ना ये। तो ये आया था हमारा 2 ग्राम फैट को कन्वर्ट करने के लिए, 2 ग्राम फैट को कन्वर्ट करने के लिए इतना मिलीग्राम ऑफ क्या चाहिए मेरे को, KOH। तो 1 ग्राम फैट के लिए कितना चाहिए, 293.4 डिवाइडेड बाई 2 मिलीग्राम। और यही हमारा ये जो आया यही है सेपोनिफिकेशन वैल्यू और सेपोनिफिकेशन नंबर। याद रहेगा सबको? चलिए डन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा है क्वेश्चन? नहीं मतलब 130 के पहले कोई और है, आप पूछ लो ताकि मैं अब आगे बढ़ूं इसमें। 114 बताना है या कर लोगे, ट्राई करोगे एक बार? कौन सा 120? बता दे रहा हूं अभी। ये बताया होगा रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय, मैंने डिस्कस किया होगा। फिलहाल अभी इसको जल्दी खत्म करते। 114 हो जाएगा या बता दूं अभी, ट्राई करोगे? कर लेना फिर ना। अल्कलाइन पैराग्लोल का यूज होता है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए, जितने भी ऑक्सीजन बचे हों उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। ये वहीं लिख लो ना नोटबुक में ही, हमेशा याद रहेगा। नाउ कमिंग टू कैरोज एंड मार्शल्स एसिड। कैरोज एसिड क्या होता है बताओ सुधा? H2SO5 इज द राइट आंसर। जहां पे आप देखोगे तो एक पेरोक्साइड लिंकेज है उसमें,
देखो इसको, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, दिस इज कैरोज एसिड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, परऑक्सी, देखो परऑक्साइड लिंकेज है ना, तो परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। लिख लो भाई जिनको नहीं आइडिया हो। उसके बाद मार्शल्स एसिड। व्हाट इज मार्शल्स एसिड? H2S2O8, मतलब H2SO4 को बीच में अगर पेरोक्साइड लिंकेज से अटैच करते हो बेटा, तो दिस इज बेसिकली योर मार्शल्स एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है? पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका? पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। दो है ना, देखो ना, दो सल्फ्यूरिक एसिड है, इधर इधर पेरोक्साइड लिंकेज एक ही है, सल्फ्यूरिक एसिड दो है, पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। बोल क्या दिक्कत है? नहीं, ओलियम में एक ऑक्सीजन होता है, उसमें पेरोक्साइड नहीं होता, पेरोक्साइड नहीं होता उसमें। ओलियम, ओलियम ये होता है, देखो जिनको ओलियम समझना है, H2S2O7 होता है, 8 नहीं होता, तो एक ही ऑक्सीजन आएगा बीच में। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम 130 to 135, कौन सा? इन आयरन दिस टाइट्रेशन HNO3 इज नॉट यूज्ड बिकॉज, बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई आयरन +2 एंड KMNO4 के टाइट्रेशन में हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए HNO3 क्यों नहीं यूज कर सकते? यही है क्वेश्चन, क्यों नहीं यूज कर सकते भाई? एनी गेस? बिकॉज HNO3 इज वेरी पावरफुल, बताया था ये। अब ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, ये तो मैंने डिस्कस भी किया था टाइट्रेशन के टाइम पे। वी यूज H2SO4 H3PO4 टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, नॉट HNO3, क्योंकि HNO3 इतना पावरफुल है कि आप KMNO4 के साथ मिल करके वो रिएक्शन करने लग जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं यूज करते। आयरन को उसको करेगा तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कर कैसे पाएंगे फिर? कुछ मोल वो चला गया, कुछ मोल, हमें तो क्या करना होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट चूज करके टाइट्रेशन कराना पड़ता है, ताकि हम लगाएं कि भाई फर्स्ट वाले का इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सेकंड वाले का, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो एक अननोन होगा वो निकालेंगे। अब दो दो रिएक्टेंट यूज होने लग जाएंगे तो फिर भाई कितना यूज हुआ हमें क्या मालूम, है ना? तो HNO3 विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन, हमारा मीडियम का मतलब सिर्फ इतने से है कि वी कैन जस्ट गिव H+ आयन, अंडरस्टूड? चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं अब। और कोई डाउट अप टू 45? एनी अदर डाउट? 142, चलो 42 एंड 43 दोनों ही बता दे रहा हूं। कौन कौन सा? 42 बता दूं बस? आओ चलो बता दो। 0.1 mole H3POX is completely neutralized by 5.6 gram KOH. Then they select the truth. देख बड़ा बढ़िया सा चीज क्या है ये, इसमें बोल रहा है कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है ना, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो 0.1 मोल H3POX है is neutralized by KOH completely 5.6। अब सबसे बड़ा पंगा क्या है कि हम यहां रिएक्शन लिख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, और ये कौन सा प्रोटिक एसिड है ये हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि अगर वो H3PO2 होता तो मोनोप्रोटिक होता, इजंट इट बेटा? H3PO अगर X की जगह 2 हो जाता तो इट विल हैव ओनली 1 OH बॉन्ड, तो यही सिर्फ, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाता? 1। बोलो भाई, अगर ये यूज हुआ है इसके जगह पे H3PO3 तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा भाई? एन फैक्टर 2।
क्योंकि दो एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों निकलेंगे। और अगर H3PO4 यूज हुआ होता तो क्या होता बेटा? ये क्वेश्चन अच्छा था, आपको करना चाहिए था। हुआ था? गुड। एन फैक्टर 3 कैसे किया था बताओ? बिल्कुल सही, यही करना है। आप इन दोनों का लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से क्या लगा दो? इक्वेट कर दो आप। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H3POX मस्ट बी इक्वल टू, बोलो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KOH। मोल नहीं, इक्विवेलेंट। अब KOH 5.6 अपॉन कितना होता है KOH का मोलर मास? 56, बोलो ना। इंटू एन फैक्टर कितना होता है भाई? 1। अरे इसका एन फैक्टर कितना है? 1। अब इसका एन फैक्टर मेरे को नहीं मालूम है, तो मैं क्या करूंगा? इसका 0.1 मोल दिया है मेरे को, इंटू एन फैक्टर ऑफ H3POX। मेरे को क्या निकल गया? एन फैक्टर कितना निकल गया मोटू? जल्दी बताओ। 1 आया। इसका मतलब कि इसके अंदर एक ही OH लिंकेज है, तो आंसर क्या आ गया फिर? इतना आसान क्वेश्चन था, इतना टुच्चा क्वेश्चन था, पता नहीं क्या तुम लोग कर रहे थे। हाँ, वहां से वही तो बात है यार, वही तो चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है बात समझ में? इतना आसान था ये, जबरदस्ती हाइप बना दिए तुम लोग। और बताओ, 142 से लेकर के 145 तक में कोई डाउट? अब तो कराया हुआ है काफी सारे एग्जाम्पल। 45 से लेके 50 तक में कोई डाउट? कहां तक डिस्कस करना है? हाँ, किया है? कितने लोगों ने 75 किया? हाथ उठाओ। किया है ना यहां तक? चलो ठीक है भाई, लेट होने वाले लोगों को रिकवर होने का मौका देखते हैं कब मिलता है। 50 से लेके 55 के बीच में। 48 एंड 49? में उसका मास आ जाएगा, तो उसके बाद फिर करते हैं एक बारी। बोल रहे सल्फर फॉर्म्स द क्लोराइड्स H2Cl2 एंड HCl2। द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl2 इज। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया क्वेश्चन। अब इसने बोला HCl2 का इक्विवेलेंट मास बताओ, तो जब तक कोई केमिकल रिएक्शन ना दिया हो हम कैसे बताएंगे? अगर केमिकल रिएक्शन में ले लूं कि ये सल्फर प्लस क्लोरीन रिएक्ट करके ऐसे जा रहा है, तब तो इसका एन फैक्टर 2 दिख रहा है साफ साफ, और एन फैक्टर 2 दिख रहा है तो ये m/2 आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। मोलर मास कितना होगा तो आपको मालूम है 32। देखो m/e के फॉर्म में लिखा है या मास लिखा है? पूरा लिखा है। 32 सल्फर का, क्लोरीन का होगा 71 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया ये? 103/2 कितना आ गया भाई? चेक करो भाई, आंसर है। नहीं, इसका तो एन फैक्टर 2 ही आएगा ना, वो चाहे S8 से आए S50 से आए, क्या फर्क पड़ता है फिर भाई? किसका पूछा है? कहां सल्फर का पूछा है? अच्छा, ओके ओके ओके, फिर तो आसान हो गया ना, फिर तो क्या ही है, फिर तो आसान हो गया ना। तो आप रिएक्शन नहीं लिखा है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दिया है तो आप कैसे मान के चलोगे? कहीं ना कहीं ये एसिड बेस सॉल्ट वाली कहानी चल रही है, बोलो। और अगर सॉल्ट वाली कहानी चल रही हो तो यहाँ पे इस पे चार्ज कितना है? +2 का। तो याद करो, अगर इस पे +2 का है तो आयन का कभी भी इक्विवेलेंट मास निकालना होता है तो उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर।
तो 32/2 करोगे तो कितना आ रहा है, यही दिया है क्या? हाँ, तो फिर ये सॉल्ट लेकर के करने की बात हो गई ना, वरना अगर रेडॉक्स से लेकर के चलोगे तो आपको दिख रहा है कि चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि रिएक्शन लिखा ही नहीं ना। फॉर एनी मॉलिक्यूल, ध्यान रखना बेटा, सेम KMnO4 का अलग अलग रिएक्शन के लिए एन फैक्टर अलग अलग होता है। तो इसलिए ये आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सर अगर रिएक्शन नहीं लिखा है तो हम अपने मन से मान के निकालते हैं। अपने मन से मानोगे तो जो रिएक्शन एज्यूम करोगे उसके हिसाब से, तो सबसे बढ़िया है रिएक्शन ना लिखा हो तो उसको हम नॉर्मल मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करते हुए चल लें, वैसे ही करके चल लेंगे तो आ जाएगा। ओनली सल्फर पूछे, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहानी बना जबरदस्ती का, ठीक है। और बड़ा ही इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है, कायदे से इसमें थोड़ा ढंग से लिख करके देना चाहिए था। इसमें स्पेकुलेट करेंगे तो हम लोग और भी जगह लैंड कर सकते हैं ना। चलिए 149 देख लेते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज 4, इट्स क्लोराइड एज अ वेपर डेंसिटी ऑफ दिस एंड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज। ये भी देखो इसी पे बेस्ड था, तो मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे। बेटा बताऊं, ना equivalent mass of an element is 4 and its chloride has a vapor density of 59। तो देखो अब ये समझो, अब तो लग रहा होगा कि सर एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास का क्या मतलब, isn't it? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कभी आपसे ऐसा लिखा हो इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2, equivalent mass of magnesium, equivalent mass of aluminium या equivalent mass of oxygen। अगर ये सब लिखे हुए हैं तो क्या समझे हम इससे? तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी ये सब चीज डिस्कस किया जाता है तो जनरली एज्यूम करके चलते हैं कि ये अपने सॉल्ट से आ रहे हैं। यहां पे कहां से आ रहे हैं ये? तो बताओ क्लोरीन सॉल्ट के फॉर्म में कहां से रहता है? जैसे NaCl KCl कुछ भी लो तो ये किस में रहेगा? -1 में। तो यहां Cl2, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा? बोलो ना, 2 आ जाएगा। अरे चेंज कितने का हुआ? अरे मोटू बोलो ना यार, 1 का, तो एन फैक्टर 2 आ जाएगा। सबको क्लियर है? वरना क्या होगा, फिर से स्पेकुलेशन स्टार्ट होगा। भाई मैं एलिमेंट जो बना है मैं कहां से मानूं? ये क्लोरीन हो सकता है क्लोरीन +5 से आ रहा हो, क्लोरीन हो सकता है अपने किसी स्टेट से आ रहा हो। तो नॉर्मल हेलाइड मोनो एटॉमिक नेगेटिव आयन से सोचना है, कभी भी क्लोरेट और इन सब जगहों से नहीं सोचना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्लोरीन Cl- से बन रहा है, वैसे ही बेटा H2 कहां से बन रहा है? H2 कहां से बन रहा है? H+ से बन रहा है। H2 कहां से बनाएंगे आप? H+ से बना रहे होंगे। ऐसे ही मैग्नीशियम कहां से बना रहे होंगे? Mg2+ से, जो उसका नेचुरल स्टेट है। वैसे ही एल्यूमिनियम कहां से बन रहा होगा? Al3+ के किसी सॉल्ट से, जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2। इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 3। इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2। याद रहेगा सबको? तो एलिमेंट्स का कभी भी कुछ भी डिस्कशन करे तो इसका मतलब वो सिंपली किस जगह से आ रहा है वहां से उसका हम लोग एन फैक्टर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जितने भी मैंने लिख दिए इसको कहीं नोट कर लो आप, ठीक है? तो एन फैक्टर Cl2, कुछ ना लिखा हो कोई केमिकल रिएक्शन तो आप Cl- से Cl2 मानो, Br- से Br2, I- से I2 मानो। और रिएक्शन दिया है तो सारा लफड़ा ही खत्म है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, हम तो सीधा देख के आंसर निकाल सकते हैं। सारा प्रॉब्लम तब है कि ये बना किस जगह से रहा है, किस स्टेट से बना रहा है। सो मेटल्स को करस्पॉन्डिंग मेटल आयन से। अब सोचो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन लिख दे तो तब गेम हो जाएगा, फिर तो कुछ नहीं बोल सकते, बोलोगे आप एग्जामिनर का दिमाग फिर गया है, क्वेश्चन सही से नहीं बनाया उसने। क्यों? क्योंकि आयरन +2 से भी आ सकता है, और समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन अगर बोले सिल्वर
तब एग्जामिनर का दिमाग नहीं फिरा, क्योंकि सिल्वर का एक ही स्टेट कॉमन है, कौन सा? +1, Ag+1। ऐसे जिंक का बोल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जिंक का एक ही स्टेट होता है +2। जहां मल्टीपल स्टेट आते हैं वहां दिक्कत है, तब उन्हें बताना चाहिए कि वो कहां से लेके आ रहे हैं। हाँ, ऑक्सीजन का कहां से आ रहा है? तो ऑक्सीजन का -2, मोस्ट कॉमन स्टेट इसका कौन सा है? तो वो ले लो। तो आप O2 का लोगे तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा? ये लिख लो बेटा, ये सब एन फैक्टर कितना आ गया? 4। वेरी गुड। अब अगर इनके एन फैक्टर मालूम है तो बताओ इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? 1 ग्राम। इजंट इट? इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन कितना आएगा? 71 डिवाइडेड बाई 2, 35.5। इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना आएगा? तो आप बोलोगे 24 इज द मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, 12 ग्राम। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? कितना होता है? 32 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ गया? 8 ग्राम। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है सबको? बोलो भाई। तो 8 ग्राम इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सब चीजें एकदम क्लियर रहना चाहिए आपको। और बताइए, तो अब हो जाएगा क्या ये? अच्छा, अब देखो इससे एक चीज और कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई, सुन रहे हो ध्यान से? तुम लोग नहीं ध्यान दे रहे हो? कोई बात नहीं है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज 4, ठीक है। इट्स क्लोराइड हैज अ वेपर डेंसिटी ऑफ 59, देन द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज। देखो अब सारा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को M+X, अब ये M+X हो रहा है यहां पे, और क्लोराइड आयन के साथ ये सॉल्ट बनाएगा तो क्या बन जाएगा? MClX, यही बनेगा ना, सॉल्ट विथ क्लोराइड। अब अगर इसका सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो MClX, तो क्या होगा? मोलर मास ऑफ MClX डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना लेंगे? X लेंगे। आप दिख रहे भाई? सॉल्ट है, बोलो, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन देख लो या टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन एनायन देख लो। और खैर इसको रिडॉक्स भी करोगे तो समझ में आएगा कि M0 से +X में जा रहा है, तो MClX में उसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? X ही आएगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जैसा हो जाएगा ना वो। अरे बोलो यार, यहां से देख लो तो भी X, और इधर से अगर कर लो M+Cl2 फॉर्मिंग MClX, यहां से देख लो तो भी आपको आएगा। यहां 0 था, यहां पे +X स्टेट है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? X। क्लियर है ना? कैसे भी करोगे तो X ही आने वाला है। अब मोलर मास ऑफ MClX अपॉन X, इसको थोड़ा ओपन करेंगे तो ये आएगा मोलर मास ऑफ M प्लस X टाइम Cl डिवाइडेड बाई X। सिंप्लीफाई करोगे तो M/X प्लस Cl। अरे Cl का मतलब क्या हुआ? ये यहां पे जो भी मैं लिख रहा हूं वो मोलर मास, तो यानी M/X क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल या एलिमेंट, प्लस ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, क्लोराइड आयन। तो आंसर क्या आ गया? इसका वैल्यू दिया हुआ था क्या हमें? हाँ जी, दिया हुआ है। दिया है? नहीं, ये नहीं दिया है। क्या दिया है? ये दिया है। ये 4 दिया है, बोलो। और ये क्या दिया है? ये देने की क्या जरूरत है? ये तो मालूम ही है हम लोग को। मोलर मास ऑफ क्लोराइड आयन इटसेल्फ, मोलर मास ऑफ क्लोराइड आयन कितना है? 35.5। और ये मिलके क्या आ गया? मोलर मास ऑफ MClX डिवाइडेड बाई X। बोलो भाई, ये जोड़ लो, कितना हो गया? हाँ, 39.5 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ MClX डिवाइडेड बाई X। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था इसने, वैसे वेपर डेंसिटी दिया है, तो कितने लोग कह रहे हैं वेपर डेंसिटी से मोलर मास निकालना हो तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो X निकल जाएगा मेरा यहां। और X ही हमारा क्या होगा? वैलेंसी। जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वही उसकी वैलेंसी।
तो एक चीज ध्यान रखो, अब मैं तुम्हें एक और थोड़ा सिंप्लीफाइड एक रेडीमेड फॉर्मूले के फॉर्म में बताता हूं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इज द सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। ये एक फॉर्मूला नोट कर लो। इस पे कुछ 2-3 मैं आपको एक्सप्रेस करके दिखा देता हूं कैसे यूज करते हैं, और फिर इस पे चलें। अब जैसे देखो कभी आपसे आया, ध्यान से सुनो, कभी अगर आपसे ऐसा पूछे इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2, हाउ विल यू राइट? तो आप बोलोगे कि भाई ये सॉल्ट है, तो मोलर मास ऑफ MgCl2 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना। अब इसको थोड़ा एक्सप्रेस करो नॉर्मली, तो दैट विल बी मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस 2 इंटू मोलर मास ऑफ क्लोराइड आयन एंड होल डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये क्या आ गया, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम आयन बाई 2 प्लस मोलर मास ऑफ क्लोराइड आयन बाई 1। क्या समझ में आ रहा है इससे आपको कि ये कुछ और नहीं बल्कि इक्विवेलेंट मास ऑफ केटायन है, और ये कुछ और नहीं बल्कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन। कभी भी केटायन एंड एनायन का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ केटायन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन केटायन, यानी n फैक्टर केटायनिक पार्ट का जितना चार्ज प्लस पे होता है वही। ठीक उसी तरीके से बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एनायन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन एनायन। तो इसलिए सॉल्ट को कभी भी केटायनिक एंड एनायनिक के सम में हम ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लेना। अब इसको अगर आप नोट कर लोगे तो इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन इसमें अब मिलेंगे आपको 145 के बाद, वो आप निकाल सकते हो। बोलो, तो 150 से लेके 155 तक में कोई डाउट? जैसे देखो 153 भी जिनको अगर नहीं समझ आया तो अब हो जाएगा 153। हाँ निकल सकते। कौन सा 55? बता दे रहा हूं बेटा। सेंटी नॉर्मल का मतलब क्या हुआ है? 10 के पावर -2 नॉर्मेलिटी। अरे डेसी नॉर्मल का मतलब क्या होता है? 10 के पावर -1 नॉर्मेलिटी हो n/10। तो सेंटी मिली नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? 10 के पावर -3 नॉर्मेलिटी हो। सबको हो रहा है क्लियर? बात समझ आ रहा है सबको? 150 आइए मोलर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। अब ट्राई करो, देखो अब ट्राई करो, हो रहा है? देखो नहीं, इसने बोला क्या है, व्हेन इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद क्या होगा ये ऑक्सीडाइज। तो इसमें कौन सा एटम ऑक्सीडाइज होगा यही पहचानना है। बताओ क्या पोटेशियम ऑक्सीडाइज होगा? ऑलरेडी +1 में, H+ में ऑलरेडी है। ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करना सबके बस की बात, तो फिर कौन होगा? कार्बन। तो बस वही करो यार, कहां पे है कार्बन? देखो उसमें ऑक्जेलिक एसिड का ही पार्ट है, यही फालतू में इधर उधर दिमाग घुमाते रहते हैं सब लोग। ऑक्जेलिक एसिड का ही पार्ट है, 2 ऑक्जेलिक एसिड के पार्ट है, एक HC2O4 होगा और एक, हाँ तो अब सारे कार्बन को कहां लेके जाओ? CO2 में। करके देखो एक बार, जल्दी करो, अभी ट्राई करो, अभी ट्राई करो। हाइड्रोजन ज्यादा होता है या? फास्फोरस को मान के चलो,
वैसे दोनों नजदीक ही होते हैं, बट फिर भी फास्फोरस को मान के चलो। जैसे पीएचडी पे क्वेश्चन में चार्ज होता है। अच्छा, अब हो जाएगा भाई, अब सबको आ रहा है। सारे कार्बन को CO2 में लेके चले जाओ, तो कितने आएंगे? देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो n फैक्टर 4 हो जाएगा सीधा, इजी है। और बताओ 53, 54, 54 बताना है। देख इसमें ब्रोमेट आयन विथ Br माइनस इन एसिडिक में Br2। अब तो आसान है यार, इसमें ये क्या है, ये तो डिस्प्रपोर्शनेट है। देखना क्या बोल रहा है, इसने बोला है कि अगर आप Br माइनस और BrO3 माइनस को एसिडिक मीडियम में डालो तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, Br2। तो इसका इक्विवेलेंट मास बताओ। तो अब देखो इस साइड से क्या हो रहा है, एक रिड्यूस और एक ऑक्सीडाइज, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट है ना। तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1/n फैक्टर ड्यू टू ऑक्सीड, या तो वैसे निकालो नहीं तो बैलेंसिंग से निकालो। कंफ्यूजन कभी भी हो तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, बस सिंपल सी बात है। और नहीं तो अगर पहचान जाते हो तो बहुत ही अच्छा है। और बताओ भाई 155 से लेके 160 तक, 150 156 से 56 से 59 और है, दोनों बताने हैं। वही दोनों। Hydrazine react with KiO3 in the presence of HCl, the equivalent mass of and KiO3। इसमें क्या दिक्कत है बेटा, और ये रिएक्शन देखो बैलेंस्ड है क्या, चेक करो, देखो ये बैलेंस्ड है, चेक करो, लॉस गेन के हिसाब से भी चेक कर लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। यहाँ नाइट्रोजन का क्या है, -2, और यहाँ कितना हो रहा है, 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ, 4 का। यहाँ चेक कर लो +5 है, यहाँ कितना हो रहा है, +1, ये -1 में होगा, तो यहाँ 4 का, बाकी सब तो आइडल है। इसका मतलब कि सब कुछ सही है, एटम भी बैलेंस्ड है, सब कुछ। अब तो यार कुछ भी पूछ ले सब बता सकते हो तुम लोग। पूछा क्या है इसमें, N2H4 and KiO3, तो n फैक्टर इसका सीधा सीधा कितने लोगों को दिख रहा है कि 4 है, एंड इसका n फैक्टर भी कितना है, 4 है, तो यार दोनों का क्या होगा, m/4 and m/4। क्या है ये, हाँ ये क्वेश्चन क्यों पूछा, उसका मोलर मास देख लेना N2H4 का, डिवाइडेड बाई 4 कर दो दूसरे वाले में IO3 माइनस का। आयोडीन का कितने लोगों को याद है एटॉमिक मास कितना होता है सही लिख रहा हूं, चेक करो, चेक तो करो एक बार। हाँ कोई बात नहीं, इसी में देखो, कोई दिक्कत।
तुम लोगों को बोला था पीरियोडिक टेबल हमेशा रखो अपने पास। अरे वो छोटा वाला जो दिया था भाई हम लोगों ने। हाँ तो 27 है ना, देखो याद है मेरे को, करोगे तो दिमाग में हो जाएगा ये। और बताओ भाई 59 बताना है ना, 55 बता। MA gram of a metal A displaces MB gram of another metal B and its salt solution if the equivalent mass of EA and EB respectively, then क्या दिक्कत है भाई, ये तो इजी नहीं है। दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगा ना। MA अपॉन EA will give you the equivalent number of equivalents of A must be equal to number of equivalents of B। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाना था बस, अब दोनों में रिलेशन आ गया, इधर उधर रीअरेंज कर दो जैसे देख रहा है। 150 H2O2 is used as a bleaching reagent। 159 H2O2 is used as a bleaching reagent because on dissociation it gives oxygen। क्या लिखा है चाची 420? used H2O2 solution to bleach her hair and she required 2.2 liter oxygen gas at 1 atm and 270। She has a H2O2 solution labeled by 5.6 volume, then what volume of such solution must she require to bleach her hair? कुछ भी कहानी लिख दिया है। हाँ अब देखो, अब कोई ब्लीच कराएगा ही नहीं ये सब सुन करके। देखो भाई कितने लोगों को याद है ये X वॉल्यूम H2O2 का मतलब मैंने बताया था X अपॉन 11.2 मोलर। तो मोलैरिटी निकल गया H2O2 का कितना आ गया 5.6 अपॉन कितना आ गया 0.52 मोल पर लीटर। ये आ गया H2O2 का मोलैरिटी। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि यहां पे इन्होंने ऑक्सीजन भी क्यों दिया है। वही है वॉल्यूम 5.6 वॉल्यूम, उसी वी को वॉल्यूम ही बोलते हैं। नहीं बाबा 5.6 वॉल्यूम इज द लेवलिंग ऑफ H2O2। देखो अब समझाता हूं यार, तुम लोग ना बोल रखा था इतने समझ जाओ लेकिन नहीं समझना है। देखो होता क्या है कि H2O2 में पेरोक्साइड लिंकेज होने की वजह से ये स्टेबल नहीं होता है और टूट जाता है, और जब भी ब्रेक डाउन करता है तो नेचुरली ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा। तो वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऐसे डिफाइन करते हैं कि मान लो किसी एक मोमेंट पे आप गए और आपने H2O2 को पकड़ा और आप चेक करना चाहते हो कि भाई ये कितना वॉल्यूम H2 मतलब क्या इसका कंसंट्रेशन है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है टेंजिबल फॉर्म में करने का कि इसको गर्म कर दो स्ट्रांगली, सारा ऑक्सीजन निकाल लो इससे और उसको एनटीपी पे मेजर कर लो कितना आया हो। तो जितना एनटीपी पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकल के आता है किसी H2O2 के 1 लीटर सैंपल से, जितना लीटर O2 निकल के आएगा 1 लीटर सैंपल ऑफ H2O2 से, वही उसका वॉल्यूम कंसंट्रेशन हो जाएगा। कहने का मतलब अगर बोलता है 10 वॉल्यूम H2O2, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि 1 लीटर H2O2 10 लीटर ऑक्सीजन एनटीपी पे बनाएगा इफ इट इज स्ट्रांगली डिकम्पोज्ड। तो इसी वजह से तो रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि अगर ये 10 मान लो X वॉल्यूम था, X लीटर ये आया, तो X अपॉन 22.4 विल बी द मोल ऑफ O2, और इसके मोल से इसका मोल निकालेंगे तो डबल होगा, तो इसलिए वो नीचे 11.2 का फैक्टर आता है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 लीटर लिया ही था हमने, तो यहीं से आता है। तो सिंपल तरीका ये था कि भाई आप इसको X वॉल्यूम H2O2 को X अपॉन 11.2 आप समझ लो। अब यार ये क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है कि चाची used H2O2 solution to bleach her hair and she required 2.24
लीटर O2 गैस एट 1 atm एंड 273 केल्विन। मतलब एनटीपी पे उन्हें इतना ऑक्सीजन भी चाहिए। अब वो चेक करेंगे ना कि कहां से निकला वो, उनको इतना चाहिए, बोला है कि इतना उनको सोल्यूशन चाहिए। हाँ, O2 वहीं से निकल के आ रहा है उनके पास। व्हाट वॉल्यूम ऑफ सच सोल्यूशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, तो बड़ा सिंपल नहीं हो गया जी ये। देखो वो कंडीशन जो दिया है वो एनटीपी का ही तो है। 1 atm 273 मतलब क्या है, एनटीपी। बोलो भाई, तो 5.6 वॉल्यूम H2O2 है, इसका मतलब इससे 5.6 लीटर O2 निकल के आ रहा होगा एनटीपी पे। एनटीपी क्या होता है, एट 1 atm एंड 273 केल्विन। बोलो भाई, एंड चाची को कितना चाहिए भाई, ऑक्सीजन कितना चाहिए उनको, 2.24 लीटर चाहिए ऑक्सीजन, और हमको मिल रहा है 5.6 लीटर ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड बाई 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। समझ आ रहा है? ये 5.6 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है, ये तो बिना इसके होगा ही भी नहीं ना। 5.6 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन विल गिव यू 5.6 लीटर O2, यही इसका मतलब। तो उल्टा करके देख लेते हैं, 5.6 लीटर O2 will give you 1 liter, I mean will be needed, will be, this will be obtained by 1 liter of H2O2। तो 1 liter oxygen will be obtained by 1/5.6 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। बोलिए कितना लीटर ये चाहिए था मेरे को, 2 लीटर ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड बाई 2.24 5.6 लीटर। अब इसको लीटर से एमएल में चेंज कर लेना, जो भी आ गया ना, आसान है, इजी था ये। और बताइए, हाँ कोई बात नहीं, पर खत्म ही है अब तो, यहीं डिस्कस कर ले रहे हो तो यहीं खत्म करो। अब बाद में नहीं बताऊंगा मैं, यहां पढ़ा दिया तो बाद में क्यों बताऊंगा, ठीक है, एक ही जगह टाइम यूज होगा ना। चलो दोबारा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, खुश हो जाओ। अगला बताओ, 60 से लेकर के, हाँ, और काम चोरी नहीं करना है। हाँ, एग्जाम में आके तुम्हारे जगह पे मैं लिख भी लूं, बोल दो कुछ दिन बाद, 160 से लेके 165, हाँ 165 सैंपल ऑफ a sample of 1 gram of Fe2O3 of 80% purity is dissolved in a moderately concentrated HCl solution. Oh my God. Which is reduced by zinc dust. Okay. The resulting solution requires this much ml of this much oxidant, लिख दिया है। Calculate the mole of electron taken up by the oxidant. हाँ जी, जिंक डस्ट का मतलब है जिंक को पाउडर्ड फॉर्म में रखो। पाउडर्ड फॉर्म में जिंक को रखोगे तो रिएक्शन और फास्ट होगा। जितना आप सॉलिड को जितना पाउडर्ड फॉर्म में लेके आते हो, उसके रिएक्शन का टेंडेंसी और बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेसेस बहुत सारे एक्सपोज हो जाते हैं। आप सोचो एक बड़ा सा क्यूब ले लो, बड़ा सा क्यूब ले लोगे बेटा, तो इसमें सरफेसेस कैसे होंगे, सिर्फ ये 6 फेसेस ही एक्सपोज होंगे, ये नीचे वाला, इधर साइड वाला और आगे पीछे। लेकिन इसको 2 पार्ट में काट दो यहां से, तो ये बीच में एक नया सरफेस आ गया ना दोनों पे। तो आप सोचो यही कटिंग करते 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 तो लास्ट में पाउडर बनता है। तो जब भी पाउडर बनता है तो 1-1 ग्राम का पता नहीं कितने हजार सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाता है। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो अगर इतनी फाइननेस तक हम चले गए तो सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होने का चांसेस है मॉलिक्यूलर लेवल पे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी गेट फास्टर रिएक्शन इन केस ऑफ। हाँ जी, तो अब पहले मैं ये क्वेश्चन समझाता हूं, एक बारी मैं चाहूंगा कि आप दोबारा थोड़ा ध्यान से पढ़ो ताकि मैं जो समझा रहा हूं वो क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 165, रीड इट।
बोलिए भाई। पढ़ लिया सबने? अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अ सैंपल ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड Fe2O3 विच इज 80% प्योर। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इंप्योरिटीज वगैरह हटा के कितना Fe2O3 हमारे पास आया है। तो कितना है Fe2O3 बेटा? 0.8 ग्राम। अग्रीड? बोलो यार मोटू, सही है ना? वो फालतू कहानी लिखा हुआ है। 1 ग्राम का 80% प्योरिटी, सीधा सीधा बोलता 0.8 ग्राम Fe2O3 है। पहला तो काम ये करना था। अब बोल रहा है कि इसको ना HCl के साथ ऐड करके इसको कन्वर्ट किया, डिसॉल्व किया, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है, पानी में नहीं घुलेगा। तो HCl और वाटर डालोगे ना तो ये घुल जाएगा, क्या बन जाएगा? आयरन 3+, एक्वस फॉर्म में चला जाएगा। तो भाई जितना भी ग्राम ये था, तो कितने लोग कह रहे हैं मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe2O3 निकाल लूंगा। कितना आएगा? 0.8 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3। कितने लोगों को समझ आ गया क्या किया? क्या किया मैंने? मास बाई मोलर मास, कुछ और नहीं कह रहे मोटो। इसका मोल बताओ कितना आ गया? 0.8 अपॉन 170। हाँ तो 160 है यार, क्या दिमाग खराब कर रहे हो तुम? ठीक हो गया ये। अब मेरी बात सुनो, अब इसमें से मोल ऑफ आयरन मेरे को चाहिए, क्योंकि जितना आयरन यहां होगा वही आयरन यहां मिला होगा मेरे को। बोलो भाई, मोल ऑफ आयरन कितना आ जाएगा? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe2O3। बोलो यार। नहीं नहीं, मैं लिखूंगा पूरा एकदम। कितना आ गया? 0.0 आ गया ना? अब क्वेश्चन इजी नहीं हो गया? अब इसके बाद क्या है भाई? अब बेसिकली ये बोल रहा है कि ये जो आयरन 3+ था विच इज 0.01 मोल इज नाउ ट्रीटेड विथ जिंक। तो जिंक जा रहा है जिंक +2 में, और आयरन जाएगा यहां से 0 में। यही बोल रहा है ना? फेरस में तो नहीं जा रहा है। अच्छा, रिड्यूस कर रहा है ना, तो मेरे ख्याल से 0 तक में लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेके आना चाहिए। नहीं देखो, मेटल डिस्प्लेसमेंट कभी भी होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा। एक्टिव मेटल हमेशा जो नीचे वाले मेटल होते हैं उनके सॉल्ट से उनको डिस्प्लेस, तो डिस्प्लेस तभी होगा ना जब वो 0 स्टेट में जाएगा, वरना तो सोल्यूशन में ही पड़ा रह गया। तो 3 से कहां गया? ये 0 में। बस अब हो गया ना क्वेश्चन? अब बताओ, अब या तो इसको बैलेंस कर लो, 3 इलेक्ट्रॉन यहां हो रहा है और यहां कितना हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। तो अब बैलेंस हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या था भाई? कैलकुलेट द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप बाय द ऑक्सीडेंट। कौन ऑक्सीडेंट डाल दिया? तो एक काम कर लो ना, ये बैलेंस से 2 मोल से 3 मोल आ रहा है, तो जिंक का मोल निकल गया ना। अब ये कर क्या रहा है? द रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इतना ml ऑफ 0.1 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडेंट। कैलकुलेट द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन बाय द ऑक्सीडेंट। जितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे The resulting solution required इतना ml of 0.1 molar solution of oxidant। यार ये क्या कहानी कर रहा है? ये क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, मतलब मैं एक चीज तो ये नहीं समझ आया कि यहां से यहां तक मान लो करा लिया, तो अब ऑक्सीडाइज फिर क्यों कर रहे हैं? चलो कर लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी मर्जी चलेगी, क्या कर सकते हैं हम लोग। 0.01 मोल आयरन मेरे को मिला था। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो अब अगला क्वेश्चन ये कहां जाएगा? तो मेरे ख्याल से 3+ में जाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप ले रहे हो तो +2 से ज्यादा फेवरेबल स्टेट उसका +3 ही है। रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा अगर साथ में, तो +2 के चांसेस बन सकते थे, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यही बनेगा। अब अगर ऐसा हो रहा है तो
क्या लिख, ये 0.01 मोल इंटू n फैक्टर 3, एक बारी करके देखते हैं क्या बन रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मोल कितना है देखो तो, मोलैरिटी वॉल्यूम दोनों दिया है ना। सर 1.67 मिलीमोल होता है। 1.67 मिलीमोल इंटू 10 के पावर -3। अरे ये तो बड़ा खराब आ रहा है। कहीं Fe2+ में ही तो नहीं रह गया कि अगर वो 2+ में रह जाएगा तो यहाँ n फैक्टर 1 आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा, क्योंकि तब 2 से 3 जाना होगा। एक बार यहीं से देखो कितना आ रहा है, n फैक्टर कितना आ रहा है यहाँ। अरे देख लो यार मोटू कितना आ रहा है। अच्छा बहुत खराब आएगा ना। कितना आ रहा है यहाँ से n फैक्टर? अरे देखना n फैक्टर कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बता फिर। नहीं 17.18 आ रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर देखो 6 दिया है क्या ऑप्शन में, उसका वो चेक करो सोल्यूशन। 6 दिया है, 6 ही दिया है ना। तो उन्होंने कहा नहीं पता है। अरे यार ये कैसा तबीयत खराब होना, बहुत ही दिमाग खराब किया है इन्होंने। इसको पहले +1 में लेके गए, सॉरी +2 में लेके गए, और फिर यहाँ +2 से ऑक्सीडाइज करके +3 लेके जाए। कुछ भी करा रहे हैं, ये क्लमजीनेस है क्वेश्चन सेटर का, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। हाँ सही बात बोल रहे हो, जबरदस्ती क्वेश्चन डाले हुए हैं ये सब, अननेसेसरी मेरे को लग रहा है। हाँ बस अब मुझे मालूम है, उसके बाद तुम लोगों ने किया भी नहीं हुआ है। चलो पकड़ो। हाँ ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग डालो आप लोग, द वन एंड ओनली विच टॉपिक, ORG पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।